वंदे मातरम साथियों, पुनः आपका कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप एक लोग बहुत दिन स्वस्थ और बेहतर खुश होंगे। आज का जो हम सेशन लेकर आए हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कौन सा है, तो आपको हमारे बोर्ड के पीछे दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन को क्यों पढ़ना चाहिए, और अगर इसको हमें पढ़ना है तो इसका पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। आज हम क्या सेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग ने सुना होगा, अरे हमको एमपी पढ़ना है, हमको एमपी जीएस पढ़ना है, एमपी जीके पढ़ना है। तो भैया आप यहाँ प्रश्न को सवाल बनता है कि आपको एमपी जीएस पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए। और फिर दूसरा सवाल बनता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या हो। आप पढ़ने लगे, चलिए ठीक है, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता, चलिए ठीक है पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा बनता है कि आप पढ़ किस तरीके से रहे हैं, उसको सही तरीके से पढ़ रहे हैं या गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ किस तरीके से रहे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज हम यहाँ दो सवालों के जवाब लेकर आपके लिए आए हुए हैं। तो यहाँ हम सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो कि पहले के सवाल का जो जानेंगे वो है क्यों पढ़ना चाहिए एमपी जीएस। तो आइए पहले इसके सवाल को जानते हैं, क्योंकि आप लोग एमपीपीएससी इसके संदर्भ में पहले देखेंगे। यहां मैं पहले बात करूंगा किसकी, उन अभ्यर्थियों की बात करूंगा जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। किनके संदर्भ में पहले बात करेंगे? एमपीपीएससी वालों के संदर्भ में बात करेंगे अपन, और एमपीपीएससी छात्रों के बारे में बात करेंगे अपन, छात्रों। और दूसरा जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे जो व्यापम का या नए नाम से एमपी ईएसबी के नाम से आप लोग जानते हैं। ईएसबी किसके नाम से जानते हैं आप लोग? ईएसबी के नाम से जानते हैं। ईएसबी के नाम से जानते हैं। तो दोनों के संदर्भ में देखेंगे। तो पहले देखते हैं एमपीपीएससी के छात्रों के संदर्भ में कि हमको एमपी क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कि पहले एमपी के संदर्भ वालों के में देखते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि जो पीएससी का जो है एमपी जीएस या जीके में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कई लोग एमपी के जीएस के नाम से जानते हैं, कई लोग एमपी जीके के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें ये भी अंतर होता है जीएस और जीके में। हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ करेंगे कि एमपीपीएससी के छात्रों के संदर्भ में कि हमको क्यों पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्री के, जो आपकी परीक्षा होती है वो परीक्षा दो कितने चरणों में होती है? परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्री होता है, और एक आपका मेंस होता है, और एक आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो इन 3 चरणों में आपकी परीक्षा होती है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ हमको ये प्री मेंस इंटरव्यू क्यों बता रहे हैं। बताने वाले तो थे कि एमपीजीएस क्यों पढ़ें। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ इनका एमपी का महत्व तीनों जगह है। अगर आप एमपी पीएससी के सिविल सेवा के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं तो इनको आपको जानना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जानते हैं, देखते हैं कि क्या इनका महत्व है। तो पहला जो आपका प्री होता है, तो एमपी से यहाँ प्री में एमपी जीएस से यहाँ लगभग कितने 25 से 30 प्रश्न आते हैं। कितने? 25 से 30 प्रश्न आते हैं। कितने में से आते हैं? आउट ऑफ कितने? 100 प्रश्नों में से टोटल कुल प्रश्न होते हैं 100। कुल प्रश्न जो हैं आपके वो कितने हैं? 100 हैं। और उसमें से कितने 25 से 30 प्रश्न जो आपके हैं, कितने 25 से जो 30 प्रश्न हैं वो किससे आते हैं? आपके 25 से 30 प्रश्न जो है आपके एमपी जीएस या जीके से आते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्या आप ये बताइए कि एमपीपीएससी का प्री देने जा रहे हैं और एमपीजीएस ना पढ़ के जाएं, यानी आप एमपीजीएस ना पढ़ के जाएं
और एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम देने जाएं तो ये बताइए 25 से 30 प्रश्न 100 में से आ रहे हैं, अगर आप इनको हल नहीं कर पाएंगे तो क्या आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे? कर पाएंगे? प्री क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, संभवता नहीं। क्योंकि आप जो बचे 70 हैं, आप देख रहे होंगे कि लगभग 75 70 प्लस या 75 प्लस जो है कट ऑफ जाता है। तो कैसे आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे प्री का? संभवता नहीं कर पाएंगे। तो यहां देख लीजिएगा कितना महत्व इसका हो गया है कि अगर बिना आप एमपीजीएस पढ़े एमपीपीएससी का प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं मेंस के बारे में। ये तो हो गई हमारी प्री के बारे में कि हमको क्यों पढ़ना चाहिए। आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर आपको एमपीपीएससी का प्री क्वालिफाई करना है तो आपको एमपीजीएस या जीके पढ़ना पड़ेगा। इसका आपको जवाब मिल गया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं मेंस के बारे में। किसके बारे में? मेंस के बारे में। अब एमपीजीएस का मेंस में क्या रोल है? चलो ठीक है, सर ने बताया भैया प्री में 25 से 30 प्रश्न आते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, सांची स्तूप कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, जयविलास पैलेस कहाँ है, ग्वालियर का किला के बारे में जान लेते हैं, खजुराहो के मंदिर के बारे में जान लेते हैं। ये तो हो गया आपके प्री के अकॉर्डिंग। तो यहां से आप कुछ प्रश्नों को हल कर लेंगे, ये तो ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका एमपीपीएससी का मैं जीएस एमपी जीके का महत्व मेंस में क्या है? तो मेंस में आपको पता है कि लगभग कितने आपका जो मेंस होता है, जो कुल कितने होता है, 1400 नंबरों का होता है। कितने नंबरों का होता है? 1400 अंकों का होता है। अब 1400 अंकों में से एमपीजीएस का इंपोर्टेंस कितना है? यहां जो टोटल आपके जो 1400 अंक हैं, इसमें से एमपी कितने नंबर की आती है? तो अगर मोटी मोटा अगर देखें, लगभग के अगर देखें तो यहाँ 200 से 250 नंबर तक के आसपास, कितने 200 से 250 नंबर प्लस। यहाँ कहीं कहीं कभी कभार क्वेश्चनों की संख्या घट जाती है और कभी बढ़ जाती है, तो लगभग 300 तक भी पहुंच जाती है। अब ये बताइए आपके 1400 नंबर का पूर्णांक है, 200 से 250 या 300 तक जो है नंबरों का जो है एमपी क्या आती है आपकी? एमपी जीके आती है, एमपी जीएस आती है आपकी, एमपी जीएस आती है। तो देखिए मेंस में भी इसका कितना महत्वपूर्ण रोल हो गया, एमपी का बहुत बड़ा रोल हो गया। जे आपके आप जानते हैं कि आपके जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें भी आता है आपका, पेपर फर्स्ट में आता है आपका, पेपर सेकंड में आता है आपका, पेपर थर्ड में आता है आपका। तीनों पेपरों में इनमें सबसे ज्यादा एमपी आता है, एमपी आपका जीएस आता है। और इन्हीं से आपकी जो है सिलेक्शन की राह आसान होती है। यानी एमपीपीएससी में आपका सिलेक्शन की जो राह निकलती है वो कहां से निकलती है? मेंस के इन्हीं 3 पेपरों से निकलती है। यहां आपने परफॉर्म अच्छा कर लिया तो आपकी जो है राह आसान हो जाती है। तो देखिए यहां भी कितना इंपोर्टेंस हो जाता है आपका एमपीजीएस का। प्री में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है प्री क्वालिफाई करने के लिए। यूं कहें कि अगर मेंस क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि मेंस में आप लोग जानते हैं कि लगभग 750 प्लस वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कितने में से? 1400 में से। और अगर आप 250 से 300 इसको मिस कर जाएंगे तो आप ऑलरेडी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो प्री में भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है एमपीजीएस का। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि एमपीपीएससी की दृष्टि से एमपीजीएस या जीके कितना महत्वपूर्ण है पढ़ने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में। बात किसके बारे में बात कर लेते हैं? इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू में भी आपके प्रश्न एमपी जीके या जीएस से ही आते हैं। इसमें भी आपके प्रश्न जो आते हैं वो प्रश्न कहां से होते हैं? आपके एमपी से होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर क्यों प्रसिद्ध हैं, या किन शासकों ने बनवाए थे, क्या उनकी विशेषता है, या उनका जो खंडित हो गए हैं तो उसका क्या कारण है,
क्या ऐसी इतनी स्थापत्य शिल्प कला जो है इतनी बेजोड़ पत्थरों में कैसे बनी, ये तमाम प्रश्न हो सकते हैं। आप सांची के स्तूप के बारे में पूछ सकते हैं, ग्वालियर के किले के बारे में पूछ सकते हैं, या आदि इत्यादि की, मतलब एमपी के से सवाल बनेंगे। तो यहां भी क्या हो जाता है, आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है एमपीजीएस का। तो आपको एमपी, यहाँ तो हम एमपी जो पीएससी की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनको ये पता चल गया होगा कि हमको जो है हमारा अगर तैयारी या सिलेक्शन की जो रास्ता निकल रहा है वो कहाँ से होके आपके जाएगा। एमपी पीएससी में अगर आप देखेंगे, आपका एमपी पीएससी में सिलेक्शन का अगर जो रोड है, रोड जो है वो कहाँ से, एमपी जीएस से होके जाता है, एमपी जीएस से होके जाता है। यानी जिस प्रकार से कहा जाता है राजनीति में कि मध्य भारत के प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसी प्रकार से आपका पीएससी में बनने का रास्ता या एमपी पीएससी सिलेक्शन का रास्ता कहां से जाता है, एमपी जीएस के माध्यम से जाता है। ठीक है, तो हमने यहां इस चीज को डिस्कस किया एमपी पीएससी के छात्रों के, अभ्यर्थियों के दृष्टि से। अब नेक्स्ट हम किसके संबंध में देखेंगे, अब हम उसके संबंध में देखेंगे जो छात्र अभ्यर्थी जो हैं क्या कर रहे हैं, एमपी ईएसबी या जिसे आप एमपी पीवी के नाम से जानते हैं, एमपी पीवी के नाम से जानते हैं। इनके संदर्भ में देखते हैं कि इनके संदर्भ में क्यों हमको आवश्यक है पढ़ना एमपी। तो आपने देखा होगा कि एमपी के जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं, एमपी के पीवी जितने भी एग्जाम लेता है, अधिकांश प्रश्न एमपी से होते हैं। जितने अगर जीएस का पेपर मान के चलिए, अगर आपका एमपी एसआई का जो पेपर है, एमपी एसआई की बात कर लें, अगर एमपी ईएसबी अगर एमपी एसआई का पेपर ले रहा है तो इसमें जो जीएस के जीके के जो प्रश्न होंगे, जीके के प्रश्न, इनमें अधिकांश संख्या किसकी होगी, एमपी जीके के प्रश्नों की अधिकांश जो संख्या होगी वो आपकी एमपी जीके की होगी। किसकी होगी, अधिकांश संख्या एमपी जीके से प्रश्न आएंगे। किससे आएंगे, आपके एमपी जीके से। चाहे आप एमपी एसआई का दें, चाहे पुलिस का दें, चाहे आप वन रक्षक का दें, चाहे आप ग्रुप 2, ग्रुप 4 का, ग्रुप 3, ग्रुप 1 जो भी आप दें, जितने भी आपके एग्जाम एमपी ईएसबी या एमपी पीवी कंडक्ट कराता है, उसमें जो जीएस पूछता है अधिकांशतः एमपी की जीएस पूछता है और प्रश्न यहीं से आते हैं। तो आपने इन दोनों के संदर्भ में देखा क्या है, आपने इन दोनों के संदर्भ में देखा किनके, एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों की दृष्टि से प्लस एमपी ईएसबी की दृष्टि से। छात्रों की दृष्टि से। तो आप यानी अगर इसको टोटल समरी के आधार पर कहें तो अगर आप गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो सिलेक्शन जा रहा है रास्ता वो किससे होके जा रहा है, आपका एमपी जीएस या जीके से। किससे होके आपका रास्ता जा रहा है, एमपी जीएस या जीके के माध्यम से आपका रास्ता जा रहा है। तो यहां तो हमने ये बात कर ली कि हमको एमपी जीके क्यों पढ़ना चाहिए। तो एमपी जीके का क्यों पढ़ना चाहिए, इसका हमको उत्तर मिल गया कि अधिकांश जितने भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें अधिकांश एमपी जीके आती है, इसलिए हमको एमपी जीएस या जीके पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया, चाहे जो जिस फील्ड का हो। अब आपका नेक्स्ट जो सवाल था वो था कि हमको इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, एमपी का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, एमपी जीके का पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सही तरीका
तरीका क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भाई पढ़ते तो सभी लोग हैं, एमपी का किताब लिए, कोई भी किताब ले लिए, मैं यहाँ किसी किताब को सजेस्ट नहीं करूंगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी किताब लीजिए, पढ़ने लगे, ठीक है पढ़ने लगे, लेकिन उसका पढ़ने का सही तरीका क्या है, लंबे समय तक आप इसको याद कैसे रख सकें। पढ़ तो लिया ठीक है, लेकिन लंबे समय तक याद कैसे रख सकें, याद कैसे रख सकें, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लंबे समय तक आपने जो एमपीजीएस को पढ़ा उसको याद कैसे रखे, कि इसके लिए क्या आपका पढ़ने का तरीका हो। तो आपको अपने पढ़ने के तरीके को बदलना होगा, जो आप जैसे पढ़ते आए हैं या पढ़ रहे हैं उस तरीके से आपने देखा होगा कि आपको हो सकता है किसी लोगों को याद रहे, किसी लोगों को बहुत जल्दी भूल जाता है। तो हम कैसे याद रखें, कि क्या कैसे याद रखें, कैसे पढ़ने का क्या तरीका है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक बताना चाहूंगा कि आपको जो पढ़ने का जो आपका सही तरीका है उसको कैसे पढ़ें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान के चलिए कि आपको जो पढ़ने का जो तरीका है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए जो लंबे समय तक याद रहे। तो ये अगर आपके सामने एमपी का मैप दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा होगा, आपको एमपी का मैप दिख रहा होगा, तो इस मैप के माध्यम से हमेशा पढ़ाई करिए। आप जब भी एमपीजीएस पढ़ रहे हैं, चाहे जो चीज भी पढ़े, इतिहास भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको किसके माध्यम से पढ़ें, मैप के माध्यम से पढ़ें। क्यों पढ़ें, मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। इसलिए जैसे करें कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान के चलिए सिंधिया वंश, क्या है आपका, सिंधिया वंश के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, सिंधिया वंश के। सिंधिया वंश के आप बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने सिंधिया वंश के बारे में पढ़ा कि सिंधिया वंश सिंधिया वंश कहां शासन करता था, ग्वालियर वाले क्षेत्र में शासन, ग्वालियर उसके आसपास के क्षेत्र में शासन करता था, ठीक है। अब आपने मैप में ये नहीं देखा कि ग्वालियर है कहां, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि एमपी में ग्वालियर है, एमपी में आता है ग्वालियर के, यूपी में आता है, और अगर एमपी में आता है तो एमपी के में कहां, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, मध्य में है, आपने नहीं देखा मैप में, नहीं पढ़ा, आपने बस पढ़ा कि सिंधिया वंश ग्वालियर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में शासन कर रहा था। तो आप पढ़ेंगे और इसको भूल जाएंगे, कुछ समय आपको याद रहेगा और भूल जाएंगे। अगर वही चीज आप जब पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि ग्वालियर में सिंधिया वंश ने शासन किया, और ग्वालियर कहाँ ये है आपका, तो आपने पहले देखा ग्वालियर, और ग्वालियर के आसपास देखा है आपने कि उसके आसपास के क्षेत्र में था, तो आपने देखा कि शिवपुरी भी है, दतिया भी है, उसके पास में भिंड भी है, मुरैना भी है और श्योपुर है, और ये एमपी के कहां पर है, उत्तर में है। तो पहला तो आपका जो रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि सिंधिया जो वंश था कहां पर था, ग्वालियर में, और ये कहां है, एमपी के उत्तरी भाग में है। तो जब आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सिंधिया वंश की छतरियां कहां बनी हुई हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि ऑप्शन में अगर उन्होंने दे दिया कि बालाघाट, दे दिया कहीं होशंगाबाद, कहीं दे दिया उज्जैन, या दे दिया शिवपुरी, आप भूल गए, नहीं आपको पता। लेकिन आपको इतना पता है, अगर आप एमपी का मैप देखे रहेंगे और मैप के माध्यम से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा बालाघाट तो दक्षिण में आता है, वहां सिंधिया लोगों का क्या काम, तो आप ऑप्शन बोलेंगे कि ये सही नहीं होगा। दूसरा आप देखेंगे होशंगाबाद भी दक्षिण में है, यहां भी ग्वालियर से वंश का कोई संबंध नहीं होगा, इसको भी आप कट कर देंगे। उज्जैन, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि उज्जैन में भी इनका क्या है, शासन रहा है, तो आपको उज्जैन
तो देखना कि अच्छा क्षत्रियों का तो फिर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि चलिए यहाँ क्षत्रियां यहाँ कम समय शासन किए, अल्प विकसित थे और इनने अपना राजधानी ग्वालियर बनाई थी और वहां पे इनने शासन किया। तो उसमें फिर ऑप्शन आता है शिवपुरी। तो आप समझेंगे कि ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है तो क्षत्रियां यहीं होंगी, तो आप टिक कर देंगे कि शिवपुरी। अब ये बताइए आपको ये याद है या नहीं भी है, आपको सिर्फ मैप की एक बार इमेज आपके दिमाग में क्लिक होगी और आप प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकेंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी और आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे। रटना नहीं पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कई लोग रटते हैं, एक और एक उदाहरण के तौर पे देखें, कई बार लोग पूछते हैं कि उनने का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, रटने लग जाएंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। रट लिए, रट लिए, 2 दिन याद रखा, तीसरे दिन भूल गए। कभी आप मैप को तो देखो मेरे भाई, आप देखिए मैप में देखेंगे आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि सबसे अगर उत्तरी जिला की बात कर रहा है तो कौन सा आपका सबसे उत्तर में है। आप देख लीजिए कौन सा है, आपको दिमाग में एक बार देखेंगे जीवन में नहीं भूलेगा। आप देखेंगे कि मुरैना है। कौन सा है आपका? मुरैना सबसे उत्तरी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आप देखिए मैप में स्पष्ट दिख रहा है, सिंगरौली है आपका। कौन सा है आपका? आपका सिंगरौली है। तो आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, कभी नहीं भूलोगे कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका? सिंगरौली। और यह अधिकांशतः प्रश्नों में आता रहता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया कि आपका सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, क्या आप लगाएंगे इसमें? आप देखेंगे कहीं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बालाघाट, बैतूल, रटना शुरू कर देंगे। एक बार देख लो, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है, देख रहे हैं? ये देखिए कौन सा है आपका? बुरहानपुर है सबसे दक्षिणी जिला। अब इसमें क्या याद रखना, जीवन में नहीं भूलेंगे, एक बार देख लेंगे मैप के माध्यम से। तो सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका? अलीराजपुर है। जब मैं आपको एमपी पढ़ाऊंगा तो इसी के माध्यम पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा। मैं तो यहाँ सिर्फ एक आपको पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ आपको देखिए आसानी से सवालों के जवाब मिल रहे हैं, ना कोई झंझट, ना आप भूलेंगे, ना बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएंगी। भूल भी जाएंगे तो एक बार इमेज आप प्रश्न आएगा, जैसे ही सवाल आएगा आपको याद आएगा कि अच्छा सबसे दक्षिणी जिला, इमेज आएगी, इमेज से आप निकाल लेंगे और उसका सही आंसर टिक कर लेंगे। तो ये है आपका सब पढ़ने का तरीका। आई होप कि आप लोगों को ये सवालों के जवाब दोनों के मिल गए होंगे कि हमें एमपी जीके जीएस क्यों पढ़ना चाहिए और एमपी का पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अब आपको जब भी आप पढ़ें, आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि जब भी आप पढ़ें एटलस को या मैप को बगल में रख के एमपी को पढ़ें। चाहे वो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, चाहे नदियां पढ़ रहे हो आप, चाहे खनिज संसाधन पढ़ रहे हो आप, चाहे राजवंश पढ़ रहे हो आप, कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे जातियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बस यही आपसे डिस्कस करना था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।